यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसे देखते हैं पहले कि ये क्या चीज़ है। तो यूक्लिड एक मैथ्स टीचर थे लगभग 2300 ईयर्स पहले इजिप्ट में, ठीक है। उन्हीं के नाम पे ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम और फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists integers, unique integers, q and r satisfying a equal bq प्लस r, और ये r जो है आपका 0 से ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा और b से छोटा होगा, ठीक है बच्चों। ये डेफिनेशन है कि अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर a और b दिए जाएं तो हमेशा दो यूनिक इंटीजर्स q और r ऐसे होंगे कि जिससे ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन ट्रू होगी हमेशा, यानी कि अगर b और q की आप मल्टीप्लाई करो और r ऐड कर दो तो वो a के इक्वल होगा, और r की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, b और 0 के बीच में होनी चाहिए। 0 के इक्वल भी हो सकती है या फिर 0 से बड़ी और b से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। कि यार अगर कोई भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, कोई भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, तो उनके लिए कोई ना कोई दो इंटीजर्स ऐसे जरूर मिल जाएंगे q और r जिससे ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। ये b और q की मल्टीप्लाई करके अगर r को ऐड करो तो वो a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस डेफिनेशन को हम एक कहानी के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पर ताला खरीदने जाते हो, ताला मतलब लॉक। अब दुकानदार आपसे कहता है कि जो चाबियां हैं सभी तालों की वो मिसप्लेस हो गई हैं, कहीं गुम हो गई हैं, शॉप में ही हैं, गुम हो गई हैं। तो आप पूछते हो तो अब क्या किया जाए। तो दुकान वाला कहता है कि अगर आप हमारे यहाँ से दो स्पेशल ताले खरीदते हो तो हम चाबी आपको ढूंढने की गारंटी देते हैं, दो चाबियां हम ढूंढ कर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप कहते हो ठीक है, दो स्पेशल ताले दे दीजिए मुझे। तो दुकान वाला जो दो स्पेशल ताले की बात कर रहा है, तो ताले का मतलब इंटीजर्स से है और स्पेशल का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स नहीं। अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हो यानी कि दो स्पेशल ताले लेते हो तो वो दुकानदार जो है आपको चाबी की गारंटी दे रहा है कि चाबी ढूंढ के दे देगा आपको, ठीक है। अब वो चाबी ढूंढने लगता है दुकान वाला, तो आप थोड़ी देर बाद कहते हो कि भाई चाबी है भी या नहीं। तो दुकान वाला कहता है कि नहीं, अगर आप दो स्पेशल ताले लोगे तो उनकी चाबी जरूर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, चाबी जरूर है, एग्जिस्ट करेगी। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे तो देयर एग्जिस्ट, कि एग्जिस्ट करेगा क्या, इंटीजर्स क्यू एंड आर। ये क्यू एंड आर एक चाबी की तरह आप मानिए कि क्यू और आर एग्जिस्ट जरूर करेंगे। तो दुकान वाला कह रहा है कि चाबी जरूर है, ठीक है, बट थोड़ी देर लगेगी, मैं ढूंढ कर दे दूंगा। अब आप कहते हो उससे दुकान वाले से कि भाई चलो कोई दूसरी चाबी दे दो, क्योंकि हर ताले की डुप्लीकेट चाबियां तो होती हैं कि अगर वो नहीं मिल रही तो कोई उसकी डुप्लीकेट होंगी, वो ढूंढ के दे दो आप हमें पहले। तो वो दुकान वाला कहता है कि नहीं, ये जो स्पेशल ताले हैं इनकी जो चाबियां हैं वो यूनिक है, यानी कि एक ही चाबी है इनकी, उसी चाबी से ये ताले खुलते हैं, कोई दो चाबी नहीं हो सकती। तो वही है यूनिक। यूनिक का मतलब है कि ये जो क्यू और आर होंगे ये एक ही होंगे, एक ही कोई क्यू और आर ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ताले की चाबियां दो नहीं हो सकती उस केस में जहां आप खरीदने गए हो दुकान पे, तो वहीं ऐसे ही यहाँ भी क्यू और आर की कोई दो वैल्यू ऐसी नहीं होगी कि
कि क्यू की दो वैल्यू हो गई ऐसी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और आर की भी कोई दो वैल्यू हो गई। सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होगी क्यू की और एक ही वैल्यू आर की होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है बच्चों, अब चलो एक गेम के हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप चाहते हो कि ये डेफिनेशन गलत प्रूव करना चाहते हो कि ये डेफिनेशन गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दो इंटीजर लो ए बी तो उसके लिए कोई ना कोई दो इंटीजर ऐसे जरूर होंगे क्यू आर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपका काम है मुझे गलत प्रूव करना और मेरा काम है इस डेफिनेशन को सही प्रूव करना। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसा सिद्ध कर दें कि आप मुझे दो नंबर दो ए और बी और मैं क्यू और आर ऐसे नंबर ना ढूंढ पाऊं जिससे ये इक्वेशन सही साबित होती हो। तो आप पहला ऑप्शन अपना ट्राई करने की कोशिश करेंगे और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऐसा क्यू और आर की कोई दो वैल्यू ला कर दिखा दें कि आपने ए और बी की वैल्यू दी, मैंने क्यू आर की आपको एक वैल्यू दे दी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप क्या काम करेंगे क्यू और आर की एक वैल्यू और ढूंढ कर निकाल दोगे और फिर कहोगे कि क्यू और आर की देखो दो वैल्यू हैं। तो इस तरीके से भी आप मुझको गलत प्रूव कर सकते हो और इस डेफिनेशन को गलत प्रूव कर सकते हो। तो बच्चों चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। आपका काम है कि आप मुझे ए और बी की वैल्यू दोगे और मेरा काम है कि मैं आपको क्यू और आर की वैल्यू दूंगा और फिर देखेंगे कि ये रिजल्ट सही होता है या नहीं, ये इक्वेशन ट्रू होल्ड होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने मुझे नंबर दिए 17 एंड 3। आपने ए की जगह 17 दिया और बी की जगह आपने मुझे दिया 3। तो मेरा काम है क्यू और आर की वैल्यू देना। तो मैं क्यू की वैल्यू देता हूँ 5 एंड आर देता हूँ 2। अब देखते हैं ये इक्वेशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। वो इक्वेशन है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 17 इक्वल होना चाहिए 3 इंटू 5 प्लस 2, बी और क्यू की मल्टीप्लाई और 2 को हमें आर को ऐड करना है। तो देखते हैं 3 5 जो 15 और प्लस 2 17, तो 17 इक्वल हो गया दोनों, यानी कि ये इक्वेशन सही है हमारी। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप एक बार और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब की बार सपोज आप मुझे वैल्यू देते हैं 20 एंड 4। ए की वैल्यू दी आपने मान लिया 20 और बी की वैल्यू दी 4 और मुझे देनी है क्यू की वैल्यू और आर की। तो मैं क्यू की वैल्यू देता हूँ आपको 5 और आर की वैल्यू देता हूँ 0। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ये इक्वेशन ट्रू है या नहीं है। बी ए इक्वल होना चाहिए बी इंटू क्यू, यानी कि 4 इंटू 5 प्लस आर, आर है हमारा 0, इसके इक्वल होना चाहिए। तो 4 5 जो 20, 20 प्लस 0 इक्वल 20। अभी भी ये इक्वेशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो अब आप तो परेशान हो गए। तो अब आप सोचते हैं हो सकता है कि मैं हर बार आप ए की वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं, ए की 17 थी बी की 3, या 24 ए की वैल्यू ज़्यादा दे रहे थे इसलिए मैं जीत रहा हूँ। तो अब की बार आप ए की वैल्यू कम दे के देखते हैं। तो सपोज करो आपने अब की बार दी 10 एंड 20, आपने ए की जगह दिया मुझे 10 और बी की जगह दिया 20। तो मैं क्यू की जगह आपको दूंगा 0 एंड आर की जगह पर दूंगा मैं आपको 10। अब देखते हैं ये इक्वेशन अभी भी ट्रू होल्ड हो रही है या नहीं। तो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू, क्यू है हमारा 0 प्लस आर, आर है हमारा 10। तो 20 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस 10, तो इधर भी 10 है इधर भी 10 है ना। तो अभी भी ये इक्वेशन सही है। तो अब क्या करें, अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है। आप अभी भी मुझे गलत प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर आप दो वैल्यू दोगे मुझे ए बी की तो पी और क्यू तो मैं ढूंढ कर निकाल दूंगा। तो इस तरीके से तो आप जीत नहीं सकते। तो अब आप सोचते हैं कि ये दूसरा ऑप्शन है कि आप ये प्रूव कर दें कि क्यू और आर की सिर्फ ए की वैल्यू नहीं है। देखो क्यू और आर की एक एक वैल्यू तो मैंने दे दी। अब आप सोचते हैं कि क्यों ना आप एक वैल्यू और एक्स्ट्रा दे दें, तो मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा क्योंकि डेफिनेशन में है कि क्यू और आर यूनिक होंगे, यानी कि ए की वैल्यू पॉसिबल है इनकी। तो अब आप अपना दिमाग लगाते हैं और आप कहते हैं कि आप अपनी क्यू और आर की वैल्यू देते हैं एक और। आप कहते हैं कि 17 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 17 इक्वल 3 इंटू 4 प्लस 5,
यानी कि 3 4 जा 12 और 5 प्लस करोगे तो 17 हो गया। यानी कि आपने जो वैल्यू दी क्यू की आपने मुझे वैल्यू दी है 4, क्यू इक्वल दिया आपने 4 और आर इक्वल किया आपने 5 के। तो ये इक्वेशन तो अभी भी होल्ड कर रही है कि 3 4 जा 12 प्लस 5 17, और जबकि क्यू की वैल्यू मैंने दी थी 5 और आपने एक और वैल्यू दे दी 4, तो क्यू की 2 वैल्यू हो गई। और आर की वैल्यू मैंने 2 दी थी, आपने 5 दे दी, तो आर की भी 2 वैल्यू हो गई। यानी कि ये क्यू और आर तो यूनिक नहीं बचे, है ना। तो ये इस तरीके से मैं गलत साबित हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ भी करते हैं कि आपने जो है 20 को लिख दिया ऐसे कि 4 इंटू 4 प्लस 4, यानी कि 4 4 जा 16 और प्लस 4 करेंगे तो 20। यानी कि आपने क्यू की क्या वैल्यू दी मुझे, इस बार आपने क्यू की वैल्यू दे दी 4 और आर की वैल्यू दे दी 4। मैंने दी थी 5 और 0, आपने दे दी 4 4। यानी कि क्यू की भी 2 वैल्यू पॉसिबल हो गई, आर की भी 2 वैल्यू पॉसिबल हो गई। यानी कि ये यूनिक नहीं बचे, तो आप जीत गए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, बट आप एक चीज भूल गए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो आर है ये बी और 0 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, आर क्या होना चाहिए, 0 और बी के बीच में, यानी कि बी से छोटा होना चाहिए और 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। लेकिन आपने देखो आपने क्या किया है, आपने आर को माना है 5 और बी क्या था हमारा 3, ये बी था, तो आर तो आपने बी से बड़ा ले लिया, जबकि हमें क्या लेना था, आर को बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गई आपकी। ठीक है ना, आर आप बी से बड़ा ले रहे हैं, बी 3 था हमारा और आर आपने 5 ले लिया। मैंने लिया था आर 2, बी से छोटा है, देखो यहाँ पर आर 0 लिया है, बी से छोटा है, बी 4 है यहाँ पर आर 10 लिया है मैंने और बी 20 है। यानी कि इस ये जो आगे लिखा हुआ है इस इक्वेशन को भी हमें, इस इनइक्वालिटी को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके तो ये यहाँ भी देखिए आपने आर को क्या लिया था 4 और बी कितना था आपका 4, तो इक्वल भी नहीं हो सकता, आपने इक्वल ले लिया। हमें क्या लेना है, छोटा लेना है आर को हमेशा बी से, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए जाएं ए बी, तो उनके लिए क्यू और आर हम हमेशा मिल जाएंगे, हमें हमेशा एग्जिस्ट करेंगे दो इंटीजर क्यू और आर। और वो भी कैसे कि ये एक तो इक्वेशन ये होल्ड करेगी और आर की वैल्यू जो है वो 0 और बी के बीच में होगी। ठीक है बच्चों, अब आप जीत तो नहीं पाए, तो अब आप क्या कहते हैं कि चलो भाई कम से कम ये तो बता दो कि ये डेफिनेशन आपके दिमाग में आई कहाँ से, यानी कि मेरे दिमाग में कहाँ से आई, मेरे तो नहीं, ये लेमा जो है ये आखिर आया कहाँ से, कैसे ये डेफिनेशन किसी ने दी कि भाई ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, आखिर ये बात आई ही क्यों दिमाग में। तो ये बच्चों कोई नई बात नहीं है, इसका सीक्रेट है इसके नेम में। देखिए यहाँ लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो डिवीजन से इसका रिलेशन है। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये जो स्टेटमेंट है ये लेमा कहाँ से आया है, इसका जो सीक्रेट छुपा है वो है डिवीजन में। देखिए जब भी हम डिवीजन करते हैं तो एक तो बच्चों डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, और एक होता है जो यहाँ पर वैल्यू आती है वो होता है कोशेंट। ठीक है, कोशेंट, और यहाँ नीचे जो बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, जब भी हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं उसमें एक डिविडेंड होता है जिसे डिवाइड किया जाता है, एक डिवाइजर होता है जो डिवाइड करता है, और फिर एक आंसर जो आता है वो कोशेंट होता है, और नीचे रिमाइंडर या तो बचेगा या 0 होगा। ठीक है, तो वो रिमाइंडर होता है नीचे। इन चारों में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है कि अगर आप डिवाइजर को, ये जो डिवाइजर है इसको कोशेंट से मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो वो डिविडेंड के इक्वल होता है। यानी कि ये डिविडेंड जो होता है बच्चों वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को ऐड कर दो तो वो डिविडेंड के इक्वल होता है।
देखिए एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं। सपोज करो 17 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर बचा 2। तो ये जो डिवाइजर है 5, इसकी अगर इस 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 और 2 को ऐड कर दो, 15 + 2 17, तो डिविडेंड के इक्वल होता है। ये जो डिविडेंड है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 × 3 + 2। ये हमेशा से जानते हैं हम, ठीक है। इसी बात को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा गया है। दूसरा ये जो लिखा हुआ है कि ए और बी अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर लिए जाएं तो क्यू और आर हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। ये क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आप कोई भी दो नंबर दोगे तो डिवीजन तो हमेशा पॉसिबल होगा ना। एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड तो आप हमेशा कर सकते हो भाई, रिमाइंडर या तो जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा, पर डिवाइड तो हमेशा ही कर सकते हो ना। तो अगर डिवाइड कर सकते हो तो कोशेंट और रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ आएंगे, ठीक है। तो वही है, क्यू से यहाँ हम कोशेंट को डिनोट कर रहे हैं और आर से रिमाइंडर को डिनोट कर रहे हैं। यानी कि कोई भी अगर आप दो नंबर लोगे तो कोशेंट और रिमाइंडर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या हो सकता है, अगर वो पूरा का पूरा कट गया, जैसे अगर आप 14 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 0, तो या तो रिमाइंडर 0 होगा, देखिए रिमाइंडर 0 के इक्वल भी हो सकता है, या फिर b से छोटा होगा। इन दोनों के बीच में ही होगा। b से छोटा होने का मतलब है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आपका हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। देखिए यहाँ 5 से डिवाइड किया था तो 2 आया था। कभी भी ये रूल है कि रिमाइंडर जो है डिवाइजर से आपका छोटा होगा, क्योंकि अगर छोटा नहीं होगा तो डिवीजन प्रोसेस एंड ही नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। डिवीजन प्रोसेस एंड तभी होता है जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा रह जाता है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। तो यही लिखा है कि रिमाइंडर जो होता है या तो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होगा, बट बी जो है हमारा यहाँ पे डिवाइजर है, बी से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो बी से छोटा होगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखते हैं कि ये यूनिक क्यों कह रहे हैं हम कि क्यू और आर यूनिक होंगे। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम दो नंबर फिक्स कर लें कि 17 को सपोज करो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट और रिमाइंडर फिक्स ही होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं 17 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर और कोशेंट कुछ और आए, और अगर आप डिवाइड करो 17 को 5 से तो आपका कोशेंट और रिमाइंडर कुछ और आए, ठीक है ना बच्चों। कोशेंट और रिमाइंडर तो फिक्स हो जाते हैं, जैसे ही आप डिविडेंड और डिवाइजर को फिक्स करते हो वैसे ही कोशेंट और रिमाइंडर फिक्स हो जाते हैं। वही आपका आंसर आएगा, वही मेरा आएगा। इसीलिए लिखा है कि यूनिक होंगे क्यू और आर, कोशेंट और रिमाइंडर जो है यूनिक होंगे। तो बच्चों ये जो वैल्यू इधर मैंने निकाली है क्यू और आर की, ये इसी डिवीजन प्रोसेस से निकाली है, ठीक है। कोई मैजिक की हेल्प से नहीं निकाली, ये सिंपल मैंने डिवाइड किया। जैसे आपने ए दिया था 17, तो ए को बी से जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर बचा 2, तो वही मैंने 17 को क्या लिखा है 3 × 5 + 2, 3 × 5 यानी कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वही लिखा मैंने 17 = 3 × 5 + 2। ऐसे यहाँ किया मैंने 20, ए है 20 और बी है 4, तो जब 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 20, रिमाइंडर कितना आया 0, तो 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5 + 0, 4 × 5 + 0। और ऐसा ही जब आपने ए को छोटा दे दिया तो डिवीजन अभी भी पॉसिबल है। देखिए 10 अगर ये जो छोटा हो जाएगा, अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो गया तो 21 जा 20 तो हम चला नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा 20 0 चलानी पड़ेगी, 20 0 0, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा 10, है ना। अगर 1 नहीं चल पा रही तो 0 चलाओगे आप, तो अभी भी पॉसिबल है ये कि 10 इक्वल कितना हो जाएगा 20 × 0 + 10, ठीक है ना। 20 × 0 + 10 किसके इक्वल हो जाएगा इस 10 के, तो 10 = 20 × 0 + 10। तो बच्चों ये था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।